Hello everyone, welcome to Tuition Friend, and this is the another unit of project management and entrepreneurship. So this is the unit 3 in which we will be discussing about the project management. So this unit is basically dependent on the how we can manage the project. So as the name itself saying project management, that we are managing the project here. So introduction में देख लेते हैं क्या क्या है. Project is a planned program to achieve a specified objective within a specified period of time. That means कि हमारे पास में जो प्रोजेक्ट होता है वो क्या होता है, हमारा एक पूरा प्लान्ड प्रोग्राम होता है एक पर्टिकुलरली ऑब्जेक्टिव को क्या करने का, मतलब अचीव करने का विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, उसके लिए फिक्स हम अपना टाइम रखते हैं. अब ये हमारा प्रोजेक्ट के बारे में बात हो गई. इसके लिए द थ्री बेसिक एट्रीब्यूट्स ऑफ प्रोजेक्ट आर अ कोर्स ऑफ एक्शन, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव एंड डेफिनेट टाइम फ्रेम. दैट मींस इसके लिए तीन बेसिक एट्रीब्यूट होते हैं. क्या क्या? एक तो कोर्स ऑफ एक्शन, उसमें हम क्या काम करने वाले हैं. स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, कि उससे हमें बेनिफिट क्या मिलेगा. देन एक उसका हम एक टाइम फ्रेम भी रखते हैं. देन द प्रोजेक्ट कैन बी इंप्लीमेंटेड बाय अ स्पेसिफिक अथॉरिटी कॉल्ड प्रोजेक्ट मैनेजर. अब प्रोजेक्ट किसी एक पर्टिकुलर अथॉरिटी के द्वारा किया जाता है पूरा का पूरा, क्योंकि हर कोई काम जो होता है पर्टिकुलरली आदमी के द्वारा किया जाता है. तो यहाँ पे जो काम किया जा रहा है स्पेसिफिक अथॉरिटी के द्वारा, उसको हम कह रहे हैं प्रोजेक्ट मैनेजर. ठीक है. सो प्रोजेक्ट मैनेजर आपको पता चल गया क्या होता है. प्रोजेक्ट मैनेजर होता है जो बेसिकली मैनेज करता है प्रोजेक्ट को. ठीक है. नाउ मीनिंग ऑफ अ प्रोजेक्ट. अब एक बार और देख लीजिए, यहाँ सिंपल सी डेफिनेशन लिखी हुई है. डिफरेंट अथॉरिटी हैव डिफाइंड प्रोजेक्ट डिफरेंटली. तो यहाँ पर डिफरेंट अथॉरिटीज ने डिफरेंट तरीके से प्रोजेक्ट को डिफाइन किया है. अब सबसे पहले वर्ल्ड बैंक ने कैसे डिफाइन किया है प्रोजेक्ट को. सो अ प्रोजेक्ट इज एन अप्रूवल फॉर अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट टू डेवलप फैसिलिटीज टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज. सो इन्होंने बताया कि प्रोजेक्ट क्या होता है, एक तरीके का अप्रूवल होता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट का, जिससे कि हम कोई डेवलप करते हैं कोई फैसिलिटी, जिससे कि हम कुछ प्रोवाइड कर सके गुड्स या सर्विसेज. कहने का मतलब है जब हम गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए जो हम फैसिलिटीज यूज करते हैं किसी इन्वेस्टमेंट करने के बाद में, उसको हम प्रोजेक्ट कहते हैं. ठीक है. अब गीटिंगर ने क्या बोला था, इन्होंने बोला था कि प्रोजेक्ट इज अ होल कॉम्प्लेक्स ऑफ एक्टिविटीज. जो प्रोजेक्ट होता है वो बहुत सारी एक्टिविटीज, कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज से मिलकर बना होता है, जिसके अंदर हम लोग रिसोर्स को यूज करते हैं जिससे हम कुछ बेनिफिट अर्न कर सकें. ठीक है. तो कहने का मतलब है प्रोजेक्ट में हम बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज करते हैं कुछ रिसोर्सेज को यूज करके, जिससे हम अपने बेनिफिट को गेन कर सकें. मूविंग अहेड वी हैव दिस कंपोनेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट. कंपोनेंट क्या क्या हो जाएंगे. सबसे पहले ऑब्जेक्टिव देख लीजिए. ऑब्जेक्टिव होता है कोई भी प्रोजेक्ट का, उसका एक साइज डिफाइन होता है, एक उसके लिए स्कीम डिफाइन होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो में काम करता है. इधर होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, मतलब उसका कुछ आपको उसका बेनिफिट तो रिटर्न तो मिलना चाहिए ना कुछ, तो इसलिए हम लोग उस पे प्रोजेक्ट को काम करते हैं, प्रोजेक्ट पर काम करते हैं. देन सोशल बेनिफिट, उसको कोई एक सोशल बेनिफिट भी होना चाहिए. सो दिस इज हाउ अ कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्ट वर्क्स. Then moving ahead, we have characteristic of a project. Characteristic क्या क्या हो गई. There are so many definitions and concept of a project, but they have four basic characteristic. कौन कौन सी चार होती हैं. इन्वेस्टमेंट पैटर्न, क्योंकि इन्वेस्ट करोगे कुछ ना कुछ, स्टार्टिंग में इन्वेस्ट ही तो करते हैं. अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो प्रोजेक्ट कैसे करोगे. देन बेनिफिट क्या होता है उसका. देन टाइम लिमिट उसकी एक फिक्स होती है, एंड एक लोकेशन. ठीक है. तो ये चार चीजें इसकी इंपॉर्टेंट होती है. इसको याद करने का तरीका IBTL आप कर सकते हो याद. IBTL. सो इन्वेस्टमेंट, बेनिफिट, टाइम एंड लोकेशन. ठीक है. Therefore, a project is an economic activity with well-defined objective and time frame with specific starting and end point. So basically क्या होता है, प्रोजेक्ट एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिसमें हम हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो पूरी तरीके से डिफाइन होते हैं कि हम करने क्या वाले हैं. क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता होगा आप करोगे क्या, तो आप प्रोजेक्ट को कैसे पूरा करोगे. ठीक है. इसके लिए हमारे पास एक स्पेसिफाइड स्टार्टिंग टाइम होता है और एंड टाइम भी होता है या एंड पॉइंट भी होता है. अब इसकी मेजर कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती है. सबसे पहले ऑब्जेक्टिव होता है कुछ भी, इसका एक लाइफ स्पैन होता है, यूनिकनेस होती है, डिफरेंट टीम वर्क में काम होता है, एंड लाइफ साइकिल. लाइफ साइकिल हम प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल नीचे पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको भी देखना आप जरूर. तो ये हमारी कुछ पांच तरीके की इसके मेजर कैरेक्टरिस्टिक होती हैं. एक तो ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना होता है, उसका लाइफ स्पैन होता है कि इस टाइम से लेके इस टाइम के बीच में होगा. देन यूनिकनेस मतलब है कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, अगर उसमें आपको ये नहीं पता होगा कि क्या डिफर करने वाले हैं, तो वो प्रोजेक्ट का मतलब क्या बनता है. देन टीम वर्क का मतलब होता है कि आपको कोऑर्डिनेशन करके काम करना होता है. टीम वर्क को लीड करता है आपका प्रोजेक्ट मैनेजर. एंड लाइफ साइकिल हम लोग देखते हैं कि जो हमारा पर्टिकुलरली स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो काम हुआ है पूरा पूरा वो लाइफ साइकिल के अंडर में आता है. मूविंग अहेड वी हैव द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल. सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको नोट डाउन कर लेना आप लोग कहीं भी और ढंग से पढ़ लेना. तो बेसिकली क्या होता है प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, जो हमारे पास में सेवरल स्टेजेस ऑफ प्रोजेक्ट वर्क आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल. दैट मींस जब हमारे पास में बहुत सारी प्रोजेक्ट वर्क के अंदर, क्योंकि एकदम से तो काम नहीं होता, पर्टिकुलरली एक इंप्लीमेंटेशन स्टेज होती है, एक हमारी एग्जीक्यूशन, मतलब
शुरुआत में हम लोग आइडेंटिफिकेशन करते हैं, फिर इम्प्लीमेंटेशन भी होता है, कुछ ना कुछ कहीं पे कुछ चेकिंग भी होती है, तो वो सारी सारी जो स्टेजेस आती हैं वो सारी हमारी प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के अंदर आती हैं। वेरियस स्टेजेस कौन कौन सी हो जाएंगी, 4 स्टेजेस होती हैं बेसिकली, इनके अंदर फिर हम लोग देखेंगे क्या क्या होता है। सबसे पहला है प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का नाम जैसे आपको पता चल रहा है साफ साफ कि आइडेंटिफाई करना। सबसे पहले आप किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करोगे, देन फॉर्मुलेशन। फॉर्मुलेशन का मतलब है कि उसको फॉर्मुलेट करोगे, क्या क्या हम उसमें चीजें यूज करने वाले हैं। देन इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है आप पर्टिकुलरली आप उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए उसमें काम शुरू कर दोगे। इवेल्युएशन का मतलब है कि जो काम हो गया उसको चेक करोगे, उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट फाइनली सबमिट करोगे। सो ये एक्स पोस्ट इवेल्युएशन में आ जाएगा। सबसे पहला है प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन। देखिए प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन सबसे पहला है। सो प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन होता क्या है, प्रोजेक्ट साइकिल बिगिंस विद द आइडेंटिफिकेशन। प्रोजेक्ट साइकिल जो बिगिन होती है वो आइडेंटिफिकेशन से बिगिन होती है, क्योंकि जब तक आपको प्रॉब्लम का ही नहीं पता होगा तो आप प्रोजेक्ट को बनाओगे कैसे। So the project life cycle with the begin with the identification of the project. It is concerned with collection, compilation and analysis of economic data. So basically ये तीन ध्यान रखना है, किस चीज से रिलेटेड होती है, कलेक्शन, कंपाइलेशन एंड एनालिसिस। तो सबसे पहले हम बहुत सारी जो है आइडियाज को कलेक्ट करते हैं, उनमें से देखते हैं कौन सा सबसे बेटर है और फिर उसको एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो कलेक्शन, कंपाइलेशन, एनालिसिस का मतलब आपको समझ में आ गया। ठीक है, फॉर लोकेटिंग पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो उस हिसाब से हम लोग फिर इन्वेस्टमेंट उसमें करते हैं। Then identifying a new sound project is a complex problem. शुरुआत में क्या होता है कि आप अगर एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले होते हो तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि कौन सा आइडेंटिफाई करें। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें इन्वॉल्व होता है केयरफुल स्टडी फ्रॉम मैनी डिफरेंट एंगल। इसको हम ध्यान से देखना पड़ता है हर एंगल से, कि उसमें हमारे पास फंड कितना चाहिए होगा, उसमें हमारे पास में कितनी लेबर चाहिए होगी, कितनी लोकेशन उसमें क्या लगेगी, या उसमें क्या क्या चीजें हम लोग यूज करने वाले हैं। सो वो सब चीज आपकी इसमें आ जाती है, आइडेंटिफिकेशन स्टेज में आ जाती है। सो कितने सारे होते हैं वेरियस सोर्सेज ऑफ प्रोजेक्ट आइडिया, क्या क्या। अब देखिए, स्टडी ऑफ एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज। जब हम लोग प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे हमें क्या करना होता है, हमें स्टडी करनी होती है जो उस समय एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज है, क्योंकि आप लोग किसी ना किसी से तो कॉम्पीट करने वाले हो, क्योंकि अगर आप कॉम्पीट अगर ढंग से नहीं कर पाओगे तो आप लॉस में चले जाओगे। तो आपको प्रॉफिट गेन करने के लिए, उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए पहले देखना होगा कि आप कितना प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। उस प्रॉफिट को देखने के लिए पहले क्या देखना होगा कि उसके कंपटीशन में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है, कि मेरे को प्रॉफिट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो हमें स्टडी करनी होगी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज की। देन रॉ मटेरियल्स अवेलेबिलिटीज, देखना होगा कि नजदीक में कोई रॉ मटेरियल अवेलेबल है इसके लिए या नहीं है। अगर नहीं होगा तो फिर वही बात है कि आपको प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। देन अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड लेबर, दैट मींस आपको वहां पे देखनी होगी उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए स्किल्ड लेबर वहां पे अवेलेबल है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या हो गया, आप एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज को ध्यान में रख लीजिए, रॉ मटेरियल को ध्यान में रख लीजिए, और हमारे पास में लेबर जो है वो है या नहीं है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का देख लेते हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेटा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। डिमांड सप्लाई गैप देख लेते हैं, उसकी डिमांड है या नहीं है मार्केट में। रिसर्च लेबोरेटरीज, उसके लिए जो पर्टिकुलरली रिसर्च लेबोरेटरीज का भी हमको ध्यान रखना होता है। पर्टिकुलरली अगर आप सपोज कीजिए आप कोई टायर की फैक्ट्री खोलने वाले, तो उसमें अलग अलग तरीके के केमिकल्स यूज होते हैं, तो वहां पे हमें देखना होता है कि हम वहां जो रिसर्च ढंग से कर सके ऐसी लेबोरेटरीज वहां अवेलेबल है या नहीं है। देन फॉरेन डिमांड, ये भी देखना होता है कि हमारे गुड्स की फॉरेन में डिमांड है या नहीं है। देन अदर सोर्सेज भी हमें कुछ देखनी पड़ते हैं, लोकेशन वगैरह जो होती है। गवर्नमेंट प्लान्स एंड गाइडलाइंस भी देखनी होती है कि उसके पर्टिकुलर उस प्रोजेक्ट के लिए हमारे पास में कोई गवर्नमेंट की पहले से कोई नियम कानून तो नहीं बना हुआ, कहीं कोई सख्त नियम तो नहीं है उसके खिलाफ, तो वो भी चीज हमें देखनी पड़ती है। देन साइकोलॉजिकल नीड्स, दैट मींस हमारे पास माइंड भी हमारा ऐसा डेवलप होना चाहिए कि हम उस प्रोजेक्ट पे ढंग से काम कर सकें। Then project formulation is the next stage in which we just formulate our project. After identification of a worthwhile project, the next stage is project preparation और formulation. So formulation को हम preparation भी कह सकते हैं। अब लोग हमने identify तो कर लिया, उसके preparation भी तो करनी है, कैसे उसमें काम करने वाले हैं। So project formulation is the systematic development of a project idea for the final decision of investment. A team of following expertise is formed to investigate the project idea. So basically होता क्या है, आपने अब मतलब जो इनिशिएशन वाला पार्ट था, आइडेंटिफिकेशन तो कर लिया। अब इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप सिस्टमेटिक डेवलपमेंट करोगे एक प्रोजेक्ट के आइडिया का, जिससे कि आप फाइनल डिसीजन ले सको किसी इन्वेस्टमेंट को लेकर। ठीक है, आपने शुरुआत में आइडेंटिफाई कर लिया, अब ये भी तो देखना है ना कितना उस पर इन्वेस्ट करने वाले हो। स्टार्टिंग तो इन्वेस्टमेंट से ही होगी, जब तक आपके पास पैसा नहीं आएगा आप काम कैसे शुरू करोगे। तो वही चीज यहाँ पे होती है। हम लोग इसमें क्या देखते हैं कि हम पूरे प्रोजेक्ट का आइडिया देखते हैं किस तरह से डेवलप होगा, उसमें हम लोग देखते हैं, फिर डिसीजन ऑफ इन्वेस्टमेंट भी हम इसमें लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक टीम बैठाई जाती है, किसकी, एक्सपर्ट जो बैठते हैं उसमें, वो मतलब इन्वेस्टिगेट करते हैं कि प्रोजेक्ट का आइडिया कैसा है और कितना हम लोग इस पे फिर मतलब फंड लेने वाले हैं। सो बेसिकली इंडस्ट्रियल इकोनॉमिस्ट, देन मार्केट एनालिस्ट भी बैठते हैं, इंजीनियर्स ऑफ एप्रोप्रिएट फील्ड भी बैठते हैं, इंजीनियर्स बैठते हैं पर्टिकुलर फील्ड के, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक्सपर्ट भी बैठते हैं, देन कंस्ट्रक्शन इंजीनियर भी बैठते हैं, इंडस्ट्रियल इंजीनियर। तो बेसिकली इसमें से आप एक दो भी याद रखेंगे वो भी सफिशिएंट है। बेसिकली हम इंजीनियर्स बैठते हैं, हमारे मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक्सपर्ट बैठते हैं, क्योंकि उनको ही सब चीज अकाउंट वगैरह मैनेज करनी है। कंस्ट्रक्शन इंजीनियर जो बनाएगा उसको, इंडस्ट्रियल इंजीनियर भी बैठेगा। तो ये सब चीज आप लगा सकते हैं।
इनमें से कोई भी एक दो लिख दीजिएगा तो वो सफिशिएंट होगा। देन एलिमेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन देख लेते हैं। सबसे पहले होता है प्रोजेक्ट आइडिया होता है। देखिए आपने आइडेंटिफाई कर लिया, बहुत सारे आइडियाज लिए, उसमें से आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ मैं इस पे काम करने वाला हूँ। आइडेंटिफिकेशन के बाद में आप किस पे आए, फॉर्मुलेशन पे आए। फॉर्मुलेशन में क्या किया आपने, प्रोजेक्ट का आइडिया ले लिया। अब उसमें क्या करोगे, फिजिबिलिटी एनालिसिस, उसका देखोगे कि एफिशिएंसी कैसी मिलने वाली है, उसमें हमें गेन होगा या प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, ठीक है। देन टेक्नो इकोनॉमिक एनालिसिस, टेक्नो इकोनॉमिक का मतलब है कि आप इसमें देखोगे कि आपका जो इकोनॉमिक एनालिसिस है, मतलब इकोनॉमिकली ये हमारे लिए बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा। देन प्रोजेक्ट डिजाइन एंड नेटवर्क एनालिसिस, इसको भी आप लोग एनालाइज करोगे कि उसका जो प्रोजेक्ट का डिजाइन है और जो कहाँ कहाँ तक वो कनेक्ट रहेगा, किस किस लोगों के साथ में हमें उसमें कनेक्शन देना पड़ेगा। सपोज कीजिए एक इंजीनियर काम करेगा, उस पर एक काम करेगा आपका आर्किटेक्चर वाला, तो वो सब चीजें भी हमको इसमें ध्यान में रखनी होती है। देन इनपुट एनालिसिस, देन फाइनेंशियल एनालिसिस, देन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एंड प्रोजेक्ट अप्रेजल, और फिर उसके बाद में डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो प्रोजेक्ट अप्रेजल का मतलब वही होता है कि प्रोजेक्ट को लास्ट में चेक किया जाता है कि कहीं उसमें कोई खामियां तो नहीं रही है, क्या उसमें कुछ काम रहा है या नहीं रहा है। तो बेसिकली एनालिसिस अप्रेजल को भी हम लोग देखेंगे। देन डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को हमने पहली यूनिट में डिस्कस कर लिया है, जो इससे पहले यूनिट की है। उसके अंदर क्या होता है कि बेसिकली हमारे पास पूरे के पूरे जितने भी रिसोर्सेज यूज किए हैं, जितना भी हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट उसमें यूज किया है, जितना भी सब चीजें हमने उसमें यूज किया है, वो सब चीजें हम लोग डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर डाल देते हैं। देन इसकी थर्ड स्टेज आती है प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है क्योंकि हम इसमें इंप्लीमेंट करने वाले हैं। सो दिस प्रोसेस इन्वॉल्व एस्टेब्लिशिंग अ प्रोजेक्ट। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम स्टेब्लिश करते हैं अपने प्रोजेक्ट को, मतलब एक तरीके से सुचारू रूप से जारी कर देते हैं कि इसमें काम क्या क्या अब होने वाला है। अब इसमें काम होगा इस वाली स्टेज में। सबसे पहला इनिशिएटिंग फेज। इनिशिएटिंग फेज का मतलब है इनिशिएट करते हैं प्रोजेक्ट को कि हाँ ये सब चीजें हमारी लग गई। सपोज कीजिए मैंने एक लैंड ले लिया, उसके अंदर मैंने लेबर ले ली, लेबर लेने के बाद में मैंने क्या किया, अब मैंने इनिशिएट किया। इनिशिएट करने का मतलब है मैंने लेबर इसके अंदर छोड़ दी, जाओ। देन वो लोग मिलकर प्लान करेंगे। प्लान करने का मतलब है सब चीजें आपस में डिस्कस होंगी, ठीक है। लेबर भी तो आपस में डिस्कस करेंगे। अब हायर अथॉरिटीज ने तो डिस्कस कर लिया, लेकिन अब डिस्कस कौन करेंगे, अब लेबर डिस्कस करेंगे, प्लानिंग करेंगे, देन ऑर्गेनाइज करेंगे चीजों को। क्योंकि सामान इधर उधर पड़ा हुआ है, सपोज करके चलिए, ये याद करने का तरीका है। सामान इधर उधर पड़ा है तो क्या करेंगे, लेबर जाकर उन सब चीजों को ऑर्गेनाइज करेंगे, ऑर्गेनाइज वे में लगाएंगे कि हाँ ये सब चीजें मेरे को इस पर्टिकुलर स्थान पर लगानी है। देन एग्जीक्यूटिंग, एग्जीक्यूटिंग का मतलब है उसको एग्जीक्यूट करेंगे, जो उसमें काम पर्टिकुलरली करना था। सपोज कीजिए मेरे को यहाँ कोई पेपर वर्क की फैक्ट्री थी, मेरे को पेपर बनाने थे, तो अब उस चीजों को एग्जीक्यूट करेंगे, पेपर बनाने स्टार्ट करेंगे। देन डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अब ये तो है नहीं पूरी दिन रात फैक्ट्री चलेगी, उसमें ये भी देखना पड़ता है कि उसको कंट्रोल भी करना है, कितना हमें क्वालिटी में कितना क्वांटिटी उसकी चाहिए। तो ये सब चीजें क्या करेंगे, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग के अंदर आ जाएंगी। तो ये इस तरीके से आप एक ग्राफ भी बना सकते हो कि इनिशिएट करते हैं, देन प्लान करते हैं, देन उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, देन एग्जीक्यूट करते हैं और डायरेक्ट करते हैं, कंट्रोल करते हैं और क्लोज हो जाता है वो, ठीक है। अब आगे की तरफ चलते हैं। उसके बाद आता है लास्ट वाली स्टेज जो है एक्स पोस्ट इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का मतलब है अब जो चीज हमारे पास बन गई उसको इवैल्यूएट भी तो करना है। देन प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल डज नॉट एंड व्हेन इंप्लीमेंटेशन इज कंप्लीटेड। तो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल मतलब खत्म नहीं हो जाती जब आपका इंप्लीमेंटेशन हो जाता है। प्रोजेक्ट जो जाता है आगे ऑपरेशन में जाता है, फिर से किस लिए जाता है, उसके अंदर हम लोग एक्स पोस्ट इवैल्यूएशन का यूज करते हैं। इवैल्यूएशन मतलब ये क्या करता है, हमको प्रोवाइड करता है कॉम्प्रिहेंसिव एंड डिटेल रिव्यू ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सक्सेस एंड फेलियर ऑफ द प्रोजेक्ट फॉर एनहांसिंग द डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट। इसका मतलब है कि हमें अब जो ये एक्स प्रोजेक्ट है वो एक्स पोस्ट एवोल्यूशन के अंदर हम लोग करते क्या है, देखिए इसके अंदर हमारे पास में सारा सारा रिव्यू रहता है, ठीक है, कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सही तरीके से हुआ, हमें लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, ठीक है। फिर उससे हम देखते हैं कि आगे हम किस तरीके से प्रोजेक्ट वर्क को एनहेंस कर सकते हैं, क्या दिक्कतें आई हैं वो आगे की तरफ हम लोग फिर सही करने की कोशिश करेंगे। द मेन पर्पस ऑफ एक्स पोस्ट इवैल्यूएशन इज टू लर्न लेसन्स फॉर द डिजाइन ऑफ फ्यूचर प्रोजेक्ट। तो वही चीज है कि आप फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए आप लोग आगे की तरफ सीख जाते हैं चीजें कि हाँ अब ये चीज गलत हुई है तो मैं इसको सही तरीके से किस तरीके से कर सकता हूँ। देन मूविंग अहेड वी हैव दिस प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल कर्व। इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए शुरुआत में इस तरफ लिखेंगे हम लोग लेवल ऑफ एक्टिविटी, देन यहाँ पे क्या लिखा रहेगा, टाइम लिखा रहेगा, ठीक है। वो तो एक्टिविटी हो गई इस तरफ, उस तरफ टाइम हो गया। सो एक्स एक्सिस पे हमने टाइम लिखा, इधर हमने वाई एक्सिस पे लिख दिया एफर्ट जो हमारा लग रहा है। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट होती है हमारे पास इनिशिएटिंग स्टेज, ये हमारी इनिशिएटिंग स्टेज हो गई जिसमें हमारे पास टाइम भी लग रहा है एंड एफर्ट भी थोड़ा कम लग रहा है क्योंकि वहां बैठ कर हम लोग डिसाइड कर रहे हैं। देन डेफिनेशन स्टेज जिसके अंदर हम लोग डिफाइन कर देते हैं प्रोजेक्ट को कि हाँ ये काम होगा। देन डिजाइन स्टेज, डिजाइन स्टेज में ये वाला पार्ट लगेगा। देन इंप्लीमेंटेशन स्टेज में ये वाला पार्ट लगेगा एंड फाइनली वी हैव दिस फीडबैक स्टेज, ठीक है। तो आप लोगों ने जो ऊपर स्टेज पढ़ी है इंप्लीमेंटेशन में आप लोग सॉरी आइडेंटिफिकेशन में आप लोग ये वाली लगा दीजिएगा यहाँ तक, ये सारी सारी बनाने की जरूरत नहीं है, ये पूरी आइडेंटिफिकेशन में आ जाएगी। देन ये वाली जो आ जाएगी आपकी वो उसके बाद वाली में आ जाएगी, दैट इज आइडेंटिफिकेशन के बाद में क्या आया था हमारे पास में, सो आइडेंटिफिकेशन के वाली स्टेज के बाद में ये वाली स्टेज आ जाएगी। देन वी हैव दिस इंप्लीमेंटेशन स्टेज, इंप्लीमेंटेशन स्टेज में ये वाली स्टेज आ जाएगी एंड देन लास्ट वाली ये किसमें आ जाएगी हमारे पास, इवैल्यूएशन में आ जाएगी।
तो ये वाली हो गई हमारे पास आइडेंटिफिकेशन स्टेज, ये वाली हो गई हमारे पास फॉर्मुलेशन स्टेज, ये हो गई हमारे पास में इंप्लीमेंटेशन स्टेज, एंड देन दिस वन इज आवर लास्ट इवेल्युएशन स्टेज। ठीक है, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर के बारे में हमने बात कर ली थी। प्रोजेक्ट मैनेजर होता क्या है, जो बेसिकली मैनेज करता है प्रोजेक्ट को, वेदर इट इज फाइनेंशियल, वेदर इट इज टाइम मैनेजमेंट, वेदर इट इज द लेबर मैनेजमेंट, जो भी चीजें उसमें यूज होती हैं वो सब चीजें मैनेज कौन करता है, प्रोजेक्ट मैनेजर। एंड प्रोजेक्ट मैनेजर देखिए उसकी कुछ इफेक्टिव स्किल्स होती हैं, कौन कौन सी, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, अब उसको प्लान भी करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज भी करनी पड़ेगी चीजें। पर्सनल मैनेजमेंट स्किल्स, दैट मीन्स उसको अपना मैनेजमेंट जो है मतलब सही तरीके से उसको किस बंदे को कहाँ काम कराना है वो चीजें भी उसको डिस्कस मतलब खुद अपने आप से वो चीजें भी फिक्स करनी होंगी। देन कम्युनिकेशन स्किल उसकी सबसे बेटर होनी चाहिए, क्योंकि उसको क्लाइंट्स के साथ में भी डिस्कस करना होगा, एज वेल एज लेबर के साथ में भी उसको चीजों को मतलब डिस्कस करना होगा। देन फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि उसको दिन रात, ऐसा नहीं है कि वो दिन में ही काम करेगा रात को नहीं करेगा, क्योंकि प्रोजेक्ट में किसी भी समय जरूरत हो सकती है, वो टाइम को भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए। और साथ साथ में फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये नहीं केवल टाइम के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि आपको अगर व्यक्ति कोई रूड है तो उसके साथ में तरीके से बात करके वो काम निकलवाना, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी भी उस व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी, दैट मींस उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग का भी आना चाहिए। सपोज कीजिए किसी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के केस में एक कोड कहीं फंस गया, तो उसे पता होना चाहिए कि वो कोड कैसे हम लोग रिसोल्व कर सकते हैं, या वो कोडिंग जो हम लोग पार्ट कर रहे हैं वो कैसे सोल्व होगा। देन हाई लेवल एनर्जी, उसके अंदर हाई लेवल एनर्जी होनी चाहिए। आपने देखा होगा विराट कोहली जो टीम में, इंडिया टीम में खेलते हैं, उनका हाई एनर्जी लेवल रहता है, तो उससे क्या होता है कि आपके जो टीम मेंबर्स हैं उनके अंदर भी एक मोटिवेशन आता है, यस वी कैन डू इट। सो फिर लास्ट आता है एबिलिटी टू टेक सजेशन। इसका मतलब है कि उसके अंदर एक एबिलिटी होनी चाहिए कि वो सजेशन भी दे सके। एम्बिशन फॉर अचीवमेंट, अचीवमेंट का भी एक उसके अंदर मतलब अपने दिमाग में उसका वो होना चाहिए कि हाँ मेरे को कुछ अचीव करना है। देन सिंपैथेटिक एटीट्यूड, थोड़ी सिंपैथिक भी रखनी चाहिए लोगों के प्रति। देन नॉलेज ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स के लिए भी उसको नॉलेज होनी चाहिए। एबिलिटी टू सेल्फ इवैल्यूएशन, दैट मींस उसको सेल्फ इवैल्यूएशन करना भी आना चाहिए। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, इसका मतलब है कि उसको टाइम मैनेजमेंट भी करना आना चाहिए, कि उसको पता होना चाहिए कितने टाइम में प्रोजेक्ट खत्म होना है और वो काम उस तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। एंटरप्रेन्योर स्किल्स, दैट मींस उसके अंदर ये स्किल तो होनी चाहिए, मस्ट है कि आपको, एंटरप्रेन्योर स्किल्स का मतलब है कि आपके अंदर जो जो चीजें प्रॉब्लम सॉल्विंग या जितनी भी आपके पास में नई चीजों को डेवलप करने की एबिलिटी है वो भी एक प्रोजेक्ट मैनेजर के अंदर होनी चाहिए, ताकि वो किसी भी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट के लिए काम कर सके। इनिशिएटिव का मतलब है किसी भी नए प्रोजेक्ट के लिए इनिशिएट करना, वो भी प्रोजेक्ट मैनेजर के मतलब एक कैरेक्टरिस्टिक होती है। देन रिस्क टेकिंग एबिलिटी, रिस्क टेकिंग एबिलिटी का मतलब है कि वो रिस्क भी ले ले। तो ये सब चीजें किसके अंडर में आ जाती है, एंटरप्रेन्योर स्किल्स के अंदर ही आ जाती है। लेकिन आप उसको खोल के लिख देंगे तो और भी बेटर रहेगा। इसमें से आप ये 15 लिखी हुई है, अगर आप 5 या 10 भी ठीक तरीके से एक्सप्लेन कर देते हैं तो आपको मार्क्स फुल मिल जाएंगे। देन मूविंग अहेड वी हैव क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। अब क्या हो गया, प्रोजेक्ट तो बहुत सारे आते हैं, उनमें से एक पर्टिकुलर एक प्रोजेक्ट को कैसे सेलेक्ट करना है। देखिए, आफ्टर गेटिंग प्रोजेक्ट आइडिया फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, प्रोजेक्ट प्रोफाइल्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द कंसल्टेंट। अब देखिए हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट आइडिया आ गए, हमने देखा था आइडिया किस तरीके से होते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है, स्कैम्पर होता है, ठीक है। अब उन आइडियाज में से हमें क्या करना है, एक पर्टिकुलरली आइडिया को सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कंसल्टेंट से मतलब क्या करते हैं, कंसल्टेंट पूरी तरीके से प्रिपेयर करते हैं प्रोजेक्ट की प्रोफाइल को। तो क्राइटेरिया क्या क्या है उसको सेलेक्ट करने के लिए, सबसे पहला इन्वेस्टमेंट साइज देखना पड़ेगा कि उसका इन्वेस्टमेंट साइज ज्यादा तो नहीं है, कहीं उसमें ज्यादा तो इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, जितना हमको इन्वेस्टमेंट मिल रहा है या फंड मिल रहा है उससे ज्यादा अगर करना पड़ेगा तो वो नहीं हो पाएगा। देन लोकेशन देखनी पड़ेगी, लोकेशन कहीं दूर तो नहीं है, मतलब एक तरीके से देखनी पड़ेगी। उसके लिए हमारे पास बड़ी लोकेशन की जरूरत है तो हमें बाहर की तरफ सिटी से बाहर लेनी पड़ेगी। देन अगर वो कम लोकेशन में काम हो रहा है तो हम उसको सिटी के अंदर भी ले सकते हैं, तो लोकेशन का भी हमें देखना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी का मतलब इसके अंदर टेक्नोलॉजी देखनी पड़ेगी, क्या क्या यूज होगी, इक्विपमेंट देखने पड़ेंगे, एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी देखनी पड़ेगी, मार्केटिंग उसमें कैसी लगने वाली है, हैवी मार्केटिंग लगेगी या थोड़ा आसानी से काम हो जाएगा। मार्केटिंग बेसिकली डिपेंड करती है आपकी डिमांड पे, ठीक है। तो डिमांड अगर जितनी ज्यादा होगी मार्केटिंग जो करनी होगी वो कम करनी होगी, लेकिन डिमांड जितनी कम होगी उस हिसाब से फिर आपको मार्केटिंग भी ज्यादा करनी पड़ेगी। मूविंग अहेड वी हैव रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर। सो बेसिकली जो ऊपर की तरफ हमने अभी स्किल्स पढ़ी हैं वो आप रेस्पॉन्सिबिलिटीज में भी लिख सकते हो। सो देखिए, द सक्सेस ऑफ प्रोजेक्ट डिपेंड्स ऑन द प्रोजेक्ट मैनेजर। जो प्रोजेक्ट मैनेजर की जो एक तरीके से मान के चलिए जो बेसिक काम होता है वो होता है एक प्रोजेक्ट की सक्सेस को दिलाना, ठीक है। हु इज द किंग पिन ऑफ अ प्रोजेक्ट। तो बेसिकली क्या होता है, वो एक किंग पिन मतलब एक राजा होता है प्रोजेक्ट का, कि उसको करना क्या होता है कि उस प्रोजेक्ट को सक्सेस दिलानी है किसी भी तरीके से। शाम दाम दंड भेद, दैट मींस उसको किसी भी तरीके से वो प्रोजेक्ट पूरा करना है।
द मेन ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज आर लिस्टेड बिलो। बेसिकली मेन ड्यूटीज के नीचे लिखी हुई है, क्या क्या है, प्लानिंग ऑफ ऑल प्रोजेक्ट टास्क एंड एक्टिविटी। सो बेसिकली प्लान करना आना चाहिए, मैनेजमेंट करना आना चाहिए, प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेज आनी चाहिए, प्रॉपर शेड्यूल करना चाहिए सारी एक्टिविटीज को, अरेंजमेंट ऑफ ऑल रिसोर्सेज एट टाइम, अरेंजमेंट करना है कि टाइम पे सारे के सारे रिसोर्सेज हैं वो टाइम पे अवेलेबल हो जाए, सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट टीम मेंबर, सिलेक्शन भी करना होता है टीम मेंबर्स का, क्योंकि उसको अपने अंडर में काम कराना है, दैट मींस उसको ऐसे मेंबर ढूंढने पड़ेंगे जो उसके हिसाब से काम कर सके। प्रोजेक्ट टीम बिल्डिंग मतलब एक प्रोजेक्ट की जो टीम है उसको बिल्ड करना है, मोटिवेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट टीम, दैट मींस आप प्रोजेक्ट टीम तो आपने हायर कर ली, लेकिन उसको मोटिवेशन भी कौन देगा, वो भी आपका मैनेजर ही देने वाला है। देन मॉनिटरिंग ऑफ प्रोजेक्ट, मॉनिटर भी करना है प्रोजेक्ट को काम ठीक से हो रहा है नहीं हो रहा है। आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ डेविएशंस फ्रॉम प्लान पैरामीटर्स, ये भी देखना है कि आपको कितना उसमें करेक्शन की जरूरत पड़ेगी, कितना डेविएट हो रहा है प्रोजेक्ट जिस हिसाब से हमने डिसाइड किया था। देन मेंटेनेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, आपको मेंटेन करना है आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी सभी के साथ में। फोरकास्टिंग एग्जीक्यूशन ऑफ पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट्स, दैट मींस आपको तरीके से जो कन्फ्लिक्ट्स हैं उनको भी देखना पड़ेगा कि हाँ ये कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, तो उसको भी आपको खुद ही एग्जीक्यूट मतलब खुद ही इसको रिसोल्व करना होगा। गुड रिलेशनशिप विद मेंबर्स, सबके साथ में अच्छे रिलेशनशिप होने चाहिए। प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑन फॉर टॉप मैनेजमेंट, क्योंकि क्या होता है आपने प्रोजेक्ट तो कंप्लीट कर लिया, लेकिन उसके बाद में क्या होता है कि जो हायर अथॉरिटीज होती हैं वो मांगती है कि आपने किस तरीके से प्रोजेक्ट किया और कितना इसके अंदर खर्चा आया, तो वो कौन प्रिपेयर करेगा, वो करेगा प्रोजेक्ट मैनेजर। देन कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, दैट मीन्स आपको तरीके से जितना भी मैनेजमेंट है उसको सुचारू रूप से चलाना है। मूविंग अहेड, दिस इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज प्रोजेक्ट अप्रेजल। इसके अंदर क्या होता है, हम लोग प्रोजेक्ट अप्रेजल का मतलब होता है कि हम लोग क्या करते हैं, द promoter taking a second look critically and carefully at a project as presented by the promoter person who is no way involved or connected with its preparation। इसका मतलब है कि देखिए आपने प्रोजेक्ट पूरा तरीके से कर लिया या अभी आधे में है, उसको बेसिकली अप्रेजल का मतलब होता है उसको चेक करना। अब जितने लोग उसमें लगे हुए हैं उससे अलग एक बंदा आएगा, उसको केयरफुली और क्रिटिकली उसको चेक करेगा कि उसमें कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आई है। बेसिकली वो लोग होते कौन से हैं, जो उनसे इन्वेस्ट कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट में। क्योंकि एक बात देखिए, सपोज कीजिए आप एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो उस प्रोजेक्ट को चेक कौन करेगा कि मेरा पैसा सही जगह जा रहा है नहीं जा रहा है, वो कौन चेक करेगा, वो करेगा इन्वेस्टर, जो इन्वेस्टमेंट जिसने किया है उसका ही एक बंदा आएगा, वो उसको पूरी तरीके से क्रिटिकली और केयरफुली चेक करेगा। वो देखेगा कि क्या क्या उसमें दिक्कतें हैं या क्या चीजें अभी भी बाकी हैं। द पर्सन हु कैरीज आउट अप्रेजल ऑफ अ प्रोजेक्ट इज यूजुअली एन ऑफिशियल फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो वही बात है, जो आपको फाइनेंशियली इन्वेस्ट कर रहा है वही आके उसकी ही टीम से कोई मेंबर आएगा, वो उसको चेक करेगा। प्रोजेक्ट अप्रेजल इज कैरिड आउट बाय द लैंडिंग इंस्टीट्यूशन। तो बेसिकली वही बात है, लैंडिंग इंस्टीट्यूशन का एक बंदा आता है जो प्रोजेक्ट अप्रेजल करता है टू एंश्योर द वायबिलिटी ऑफ अ प्रोजेक्ट एंड मे बी इन रीशेपिंग द प्रोजेक्ट टू अपग्रेड इट्स वायबिलिटी। वही बात है, अगर कहीं दिक्कत होगी तो उसको वो रीशेप मतलब दोबारा से वो चीजें बताएगा कि ये चीज आप सही कर लीजिए और इसको सही तरीके से हमको करके दे दीजिए। देन द वेरियस फैक्टर्स आर कंसीडर्ड बाय द इंस्टीट्यूशन फॉर प्रोजेक्ट अप्रेजल आर, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो बेसिकली प्रोजेक्ट अप्रेजल के अंदर आते हैं। पहला है टेक्निकल, टेक्निकल भी चीजों को वो चेक करता है, फाइनेंशियल चीजों को चेक करता है, कितना उसमें खर्चा आया, कितना हम लोगों ने दिया है, लीगल चीजों को चेक करता है, सोशल चीजों को चेक करता है, कमर्शियल को चेक करता है, इकोलॉजिकल को चेक करता है मतलब इन्वायरमेंट के साथ सही है नहीं है, इकोनॉमिक को चेक करेगा, मैनेजरियल को चेक करेगा कि किस तरीके से मैनेजर ने काम किया है, मैनेजमेंट सही हुआ है नहीं हुआ है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि वो तरीके से देगा कि ऑर्गेनाइजेशन चीजों का ऑर्गेनाइज तरीके से काम हुआ है या नहीं हुआ है, तो वो भी चीजें वो चेक करेगा। देन प्रोजेक्ट अप्रेजल इज अ साइंटिफिक टूल एंड फॉलोज अ स्पेसिफिक पैटर्न। तो बेसिकली होता क्या है, प्रोजेक्ट अप्रेजल एक साइंटिफिक टूल होता है और ये एक पर्टिकुलरली पैटर्न को फॉलो करता है। तो बेसिकली मेन स्टेज ऑफ अ सिस्टम ऑफ प्रोजेक्ट अप्रेजल आर, सबसे पहले क्या होता है, इकोनॉमिक होता है, टेक्निकल होता है, ऑर्गेनाइजेशनल होता है, मैनेजरियल होता है, ऑपरेशनल होता है एंड देन फाइनेंशियल होता है। उसका एक फॉर्मेट दिया गया है, तो देखिए देख लीजिए, आप यहाँ पे लिखोगे सीरियल नंबर, देन आप क्राइटेरिया क्या क्या है, यहाँ पे प्रोजेक्ट लिख लोगे कि क्या क्या उसमें क्या क्या चीजें हैं, देन इन्वेस्टमेंट साइज देख लीजिए, लोकेशन, जो जो चीजें मतलब यूज होती हैं बेसिकली आप लिख सकते हो एक तरीके से। बस आपको ऊपर का फॉर्मेट याद होना चाहिए कि शुरुआत में सीरियल नंबर आता है, देन क्राइटेरिया आता है, देन प्रोजेक्ट हम लिख सकते हैं। सबसे पहला आता है टेक्निकल अप्रेजल। तो ये लास्ट टॉपिक चल रहा है इस यूनिट का। सबसे पहला आता है टेक्निकल अप्रेजल। टेक्निकल अप्रेजल का मतलब होता है जब हम लोग टेक्निकल अप्रेजल ऑफ अ प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स क्रिटिकली स्क्रूटनी ऑफ द फॉलोइंग एक्सपर्ट। हम लोग उसमें क्या क्या चेक करते हैं देख लीजिए आप। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी सिलेक्टेड, तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसा है, उसमें टेक्नोलॉजी क्या क्या सेलेक्ट हुई है, वो भी चीज हम लोग टेक्निकल अप्रेजल के अंदर चेक करते हैं। कैपेसिटी एंड साइज ऑफ प्रोजेक्ट, कैपेसिटी क्या है और साइज क्या है प्रोजेक्ट का, वो भी हम लोग इसमें अंदर चेक करेंगे। लोकेशन क्या क्या है वो भी चेक करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी चेक करेंगे। देन अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस इनपुट्स लाइक रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी भी चेक करेंगे कि आपने जहां प्रोजेक्ट को खोला है ऐसा तो नहीं है कि हमारा पैसा गलत जगह जा रहा है, आपने लोकेशन कहीं दूर है रॉ मटेरियल की, तो वो भी चीज हमें चेक करनी होगी कि वो सही तरीके से मैनेजमेंट हुआ है या नहीं हुआ है।
सिलेक्शन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, आपको सिलेक्शन मतलब ये भी देखना पड़ेगा कि प्लांट और मशीनरी किस तरीके की यूज हुई है। प्लांट लेआउट एंड डिटेल फैक्ट्री बिल्डिंग, इसका मतलब है कि आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपका जो प्लांट का लेआउट है मतलब डिजाइन है और आपकी जो फैक्ट्री है उसका किस तरीके से वो निर्माण हुआ है। देन टेक्निकल इंजीनियर सर्विस, इसका मतलब है कि आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो आपकी इंजीनियरिंग सर्विस है वो किस तरीके से काम कर रही है। देन नेटवर्क एनालिसिस, वही चीज है कि आपका नेटवर्क किस तरीके से बिल्डअप हुआ है, किस तरीके से वहां पे लोग मतलब एक दूसरे से कनेक्ट हो पा रहे हैं, बाहर से कोई मार्केटिंग वाला या सेल्स वाला किस तरीके से कनेक्शन हो पा रहा है लोगों का। Then we have technical appraisal is the technical review to ascertain that the project is sound with the respect to various parameter as mentioned above। तो बेसिकली वही बात है कि टेक्निकली से रिलेटेड होता है और इसमें हम लोग बेसिकली वो पैरामीटर यूज करते हैं जो ऊपर की तरफ लिखे हुए हैं, जैसे कि नेटवर्क एनालिसिस एंड टेक्निकल इंजीनियर सर्विस, प्लांट लेआउट। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस टेक्नोलॉजी। देखिए इसमें हम लोग क्या देखते हैं, ऑफन टू और मोर अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी अवेलेबल। बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ऐसा होता है कि दो या दो से ज्यादा हम लोग टेक्नोलॉजी यूज करते हैं किसी मैन्युफैक्चर करने के लिए किसी भी चीज को। द चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी इन्फ्लुएंस बाय द वैरायटी ऑफ कंसिडरेशन। सो बेसिकली हम लोग क्या किस बेसिस पे हम लोग उसको चूज करते हैं, पहला है प्लांट कैपेसिटी, इन्वेस्टमेंट आउटले, प्रोडक्शन कॉस्ट एंड लेटेस्ट डेवलपमेंट एंड लॉस ऑफ एब्जॉर्प्शन, ईज ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो इसका मतलब है कि हम लोग बेसिकली बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं जिस टाइम पे हम लोग टेक्नोलॉजी चूज कर रहे होते हैं, जैसे कि प्लांट की कैपेसिटी क्या है, इन्वेस्टमेंट हम लोग कितना कर रहे हैं, हमारे पास कितना इन्वेस्टमेंट आया है, देन प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी लगने वाली है। तो ये सब चीजें हम लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर लेते हैं। फिर आता है टेक्निकल अरेंजमेंट। क्या क्या टेक्निकल अरेंजमेंट होता है, हैविंग अ गुड टेक्निकल कोलैबोरेटर और अ गुड कंसल्टेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो बेसिकली टेक्निकल अरेंजमेंट का अंदर यही आता है कि आपके पास में जो टेक्निकल कोलैबोरेटर है वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, देन मटेरियल इनपुट एंड यूटिलिटीज, बेसिकली देखेंगे हम इसके अंदर कि हमारे पास में मटेरियल इनपुट या यूटिलिटीज का मतलब है कि कितना सामान हम लोग उसमें यूज कर रहे हैं। रॉ मटेरियल हो गया, उसके अंदर हमारे पास यूटिलिटीज आ गई, ऑक्सिलरी मटेरियल एंड फैक्ट्री सप्लाई आ गया, प्रोसेस इंडस्ट्रियल मटेरियल टू कंपोनेंट आ गया। तो ठीक है, ये सब चीजें हम लोग इसके अंदर देखते हैं। देन प्लांट कैपेसिटी देखते हैं, प्लांट कैपेसिटी के अंदर क्या होता है कि हमारे पास बेसिकली कितना हम लोग प्रोडक्शन कर सकते हैं। देन लोकेशन एंड साइज, वही चीज देखी जाती है कि लोकेशन क्या है उसकी और वो हमारे किस पर्टिकुलर पोजीशन पे वो लोकेट है, वो सिटी के अंदर है या बाहर है। क्योंकि आप सपोज कीजिए एक गन्ने की फैक्ट्री है तो हम उसको सिटी के अंदर नहीं लगा सकते हैं, तो वो भी चीज देखनी होती है। फिर वहां पे ये भी देखना होता है कि आपकी जो लोकेशन है वो सही जगह है या रॉ मटेरियल उसके पास में है या नहीं। अगर दूर होगा तो ज्यादा कॉस्ट आने वाली है, अगर पास है तो कम कॉस्ट आएगी। देन मशीनरी एंड इक्विपमेंट, वही चीज है कि आपकी मशीनरी एंड इक्विपमेंट को भी हम लोग चेक करते हैं कि वो पर्टिकुलर तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है, जो हमें चीजें चाहिए थी वो उस तरीके से मैनेज हुई है या नहीं हुई है। देन नेक्स्ट आता है कमर्शियल अप्रेजल। कमर्शियल अप्रेजल का मतलब होता है जब हम लोग मार्केट को मतलब मार्केट को चेक करते हैं। सपोज कीजिए आपने गन्ने की शुगर फैक्ट्री लगाई है जिसके अंदर आपके यहाँ शुगर का प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन वहां पे आपको देखना पड़ेगा कि आसपास मार्केट में उसकी डिमांड है या नहीं है। पर्टिकुलरली इस चीज की डिमांड होती है, हमने एक एग्जांपल लिया है, लेकिन हमें चेक करना होता है कि वहां पे ऐसा तो नहीं है कि कहीं गुड़ या शक्कर ज्यादा चलता हो, वहाँ चीनी की कम खपत होती हो, तो वो चीजें भी हमें चेक करनी होती है। वो बेसिकली कमर्शियल अप्रेजल के अंदर आता है। तो मार्केट और कमर्शियल अप्रेजल ऑक्यूपाइज अ प्राइम स्पेस इन प्रोजेक्ट अप्रेजल। तो बेसिकली ये सबसे मतलब उत्तम श्रेणी का होता है जिसको करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सो बेसिकली इसके अंदर दो एस्पेक्ट होते हैं, मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी एंड स्ट्रेटेजी। सो बेसिकली अपॉर्चुनिटी का मतलब है वहां पे डिमांड है या नहीं है, और स्ट्रेटेजी का मतलब है आपको वहां पे कितना ज्यादा प्रमोशन देना पड़ेगा। मार्केट सर्वे इज कंडक्टेड टू असर्टेन द ट्रू डिमांड एंड सप्लाई पोजीशन। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली कंडक्ट करते हैं एक डिमांड एंड सप्लाई का जो एक पोजीशन है वो चेक करने के लिए। रोल ऑफ मार्केटिंग स्टार्ट्स इवन बिफोर टेकिंग अ डिसीजन टू सेट अप अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। तो बेसिकली मार्केटिंग का रोल स्टार्ट हो जाता है इवन जब आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने वाले होते हैं उससे पहले, क्योंकि आपको यही तो आप एक बार हमने शुरुआत में देखा था आइडेंटिफिकेशन स्टेज में क्या था कि हमको चेक करना होता था कि उसकी डिमांड है या नहीं है। तो वही चीजें चेक करने के बाद ही हम लोग उसको स्टेब्लिश करते हैं। वो तो वही चीज बताई गई है कि मार्केटिंग अगर आपकी डिमांड है या नहीं है उसी हिसाब से आपकी मैन्युफैक्चरिंग जो आपकी इंडस्ट्री है वो सेटअप होती है। देन मार्केटिंग कॉम्प्राइजेस ऑफ फॉलोइंग एक्टिविटी। क्या क्या होती है, रिसर्च करना होता है, प्लानिंग करनी होती है, ब्रांडिंग होता है, प्रिसाइजिंग होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। प्रिसाइजिंग का मतलब वही चीज कि आपको कोई भी चीज तरीके से मतलब बारीकी से चेक करनी होती है। देन सेलिंग आ गया, सेलिंग के बाद आ गया पैकेजिंग। देन मर्चेंडाइजिंग, मर्चेंडाइजिंग का मतलब अपनी मर्चेंडाइज आप किसी को दे सकते हो। फ्रेंचाइजिंग का मतलब इसी के अंडर आ जाता है। वेयर हाउसिंग, वेयर हाउसिंग का मतलब आपके पास में स्टोरेज का कैसा कैपेसिटी है, आफ्टर सेल सर्विस कैसी है आपकी, सेल्स प्रमोशन कैसा है, एडवर्टाइजमेंट आपका कैसा हो रहा है। तो वो सब चीजें आपकी किसके अंदर आ जाती है, वो आ जाती है कमर्शियल अप्रेजल के अंदर। इसमें से आप दो तीन चीजें भी लिख देंगे वो सफिशिएंट होगी। मूविंग अहेड वी हैव मैनेजरियल अप्रेजल। इसका मतलब है मैनेजर अप्रेजल का मतलब है कि बेसिकली ये डन मतलब किया जाता है टू फाइंड आउट वेदर मैनेजमेंट इज कैपेबल इनफ टू मेक द प्रोजेक्ट सक्सेसफुल विद कंसीडरेबल मार्जिन ऑफ प्रोजेक्ट। इसका मतलब है कि आपको देखना पड़ता है कि जो आपका मैनेजर जो काम कर रहा है, जो मैनेजमेंट आपका हो रहा है सही तरीके से, वो नहीं हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि मैनेजर आपका सही से काम कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। वो किसके अंदर आएगा, मैनेजरियल अप्रेजल के अंदर, कि हम लोग मैनेजमेंट को चेक करने आए हैं।
बेसिकली मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट कैन आइदर मेक अ प्रोजेक्ट सक्सेस और फेलियर। इसका मतलब है कि मैनेजमेंट ही बेसिकली एक ऐसी की होता है सक्सेस की या फेलियर की, एक ऐसा मतलब चाबी है, वो ही डिसाइड करेगा कि वहां पे प्रोजेक्ट को सक्सेस मिलेगी या नहीं। Sometimes it is very common to observe that a good project at the hand of a poor management may fail, while a not so good project at a hand of an effective management may succeed। इसका मतलब है कि कितनी बार ये देखा गया है कि आपका अगर मैनेजमेंट सही हो और प्रोजेक्ट खराब है, मतलब तो वो क्या होता है कि प्रोजेक्ट सक्सेस हो जाता है। लेकिन कितनी बार क्या होता है कि अगर प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, ठीक है, वहां पे डिमांड भी ज्यादा है, लेकिन मैनेजमेंट सही नहीं है, तो वो सक्सेस नहीं हो पाता है। तो बेसिकली सब चीज डिपेंड किस पे करती है, आपके मैनेजमेंट पे। देन हैंस बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट लैंड मनी फॉर फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट ले मोर एम्फेसाइज ऑन मैनेजरियल अप्रेजल। तो बेसिकली क्या होता है, जितने भी आपके बैंक्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जो आपको इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करते हैं, वो बेसिकली क्या चेक करते हैं, मैनेजमेंट के, मतलब मैनेजमेंट को ही चेक करते हैं शुरुआत में। देन नाउअडेज मैनेजरियल अप्रेजल हैज बिकम सो कॉमन बिकॉज नंबर ऑफ सिक यूनिट हैज बीन इंक्रीजिंग कंसिडरेबल ड्यू टू मैनेजमेंट। बेसिकली क्या होता है कि आपका मैनेजमेंट इसलिए भी चेक करना जरूरी होता है क्योंकि जो सिकनेस है, इंडस्ट्री सिकनेस है, वो भी बढ़ रही है दिन पे दिन, ठीक है। इंडस्ट्रियल सिकनेस का मतलब होता है कि जब आपकी कंपनी तरीके से प्रॉफिट जनरेट ना कर पाए और आपको मतलब हर साल फंड लेने की आवश्यकता पड़े। इन मैनेजरियल अप्रेजल वी हैव टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ टॉप लेवल, ठीक है। मैनेजरियल अप्रेजल में क्या होता है कि हमको एनालाइज करना पड़ता है परफॉर्मेंस ऑफ टॉप लेवल इन अ यूनिट। मतलब टॉप लेवल का मतलब वही है कि हायर अथॉरिटीज को हमको चेक करना होता है कि जिसके अंडर में प्रोजेक्ट काम कर रहा है वो सही तरीके के आदमी है या नहीं है, उनको पता है मैनेजमेंट का या नहीं पता है। द लास्ट वन इज इकोलॉजी और इन्वायरमेंटल अप्रेजल। इसमें क्या आता है, बेसिकली हम लोग इसमें चेक करते हैं कि नेचर के प्रति ये प्रोजेक्ट सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, कोई कहीं कोई इसमें नेचर को खतरा तो नहीं है। देन एन environment analysis is an extremely important tool in understanding and decision making in all situation of the project। so basically environmental analysis क्या होता है, सबसे important tool होता है अपनी बेसिकली अंडरस्टैंडिंग एंड डिसीजन मेकिंग इन, मतलब पूरी तरीके से आपके प्रोजेक्ट को जो डिसाइड करता है, ठीक है, उसको समझने के बाद में जो काम होता है उस प्रोजेक्ट पर, वो बेसिकली किसके किसके बाद होता है, इस इन्वायरमेंटल जो अप्रेजल होता है उसके बाद। इसके अंदर क्या क्या आते हैं, देखो चीजें, लोकेशन आ जाती है, वाटर सप्लाई आ जाती है, एयर ब्लो कैसा है, सन पावर कैसी है, वेदर कंडीशन कैसी है, रेनी कंडीशन कैसी है, तो वो सब चीजें किसके अंदर आ जाएंगी, इन्वायरमेंटल एवरेजल के अंदर। सपोज कीजिए आपने कहीं कोई ऐसी चीज लगाई है जहाँ पे आपको हीट की ज्यादा आवश्यकता है लेकिन वहां बारिश ज्यादा हो रही है, तो वो चीजें वहां पे उस फैक्टर को चेक करने आएंगी कि यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि आपने गलत जगह प्लांट लगा दिया हो। तो वहां पे क्या चीज चेक करती है, एनवायरमेंटल अप्रेजल ही काम आता है। दीज ऑल फैक्टर्स हैव टू अप्रेज while selecting for the environment appraisal। इसका मतलब है कि जब आपको ये सारी चीजें फैक्टर को चेक करना होता है, वो किसके अंडर में आता है, वो environmental appraisal के अंडर ही आता है। So this is all about this unit third। I hope you all got it and if you have any kind of doubt you can comment it out in the comment box। और हमने इसको जल्दी जल्दी में कवर किया है, भले ही ये थोड़ा 32 मिनट्स के आसपास हो गई है वीडियो, but I have tried it to cover in very minimum time। so thank you so much for watching this video। एंड इसके अलावा हमने फोर्थ एंड फिफ्थ यूनिट ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं। और बेसिकली एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है, कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट से भी बहुत सारी रिलेट है। तो कुछ टॉपिक्स इसके मतलब दोनों के मिक्स हैं, ठीक है। यहाँ पे तो हम लोग अभी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ही यूनिट कर रहे हैं, लेकिन जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो कुछ टॉपिक्स हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के अंडर में भी आ रहे हैं। अगर आपने ढंग से कर ली तो आपको एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अगेन आपको बहुत बहुत धन्यवाद ट्यूशन फ्रेंड पर आने के लिए। थैंक यू सो मच।